अनिल जी हमारे साथ हैं, हम अनिल जी से कुछ सवाल पूछेंगे आने वाले इलेक्शंस के बारे में, ताकि हम उन्हें थोड़ा और अच्छे से जान सकें। सर प्लीज़ स्टार्ट बाय योर इंट्रोडक्शन, आपका बैकग्राउंड, एजुकेशन, एक्सपीरियंस पार्टी असेंबली के बारे में। देखिए, वसंत कुंज में मुझे वैसे काफ़ी लोग जानते हैं। मेरा नाम अनिल अग्रवाल है। मैं अपनी जो क्वालिफिकेशन है, मैं आई एम MSc इन केमिस्ट्री एज वेल एज आई एम MBA and I am running my industry. I am in C1 for 20 years. Basically I belong to Uttar Pradesh. एंड सर आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं कि आपका पब्लिक या सोशल सर्विस को या आपका एक्सपीरियंस, जिससे पता चले कि आपकी ऑर्गेनाइजेशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगी कोई भी जो इस पोजीशन में होगा, कि वो कैसे काम करा सके, ऑर्गेनाइज कर सके या एडमिनिस्टर कर सके। तो कोई एग्जांपल बताइए जिससे पता चले लोगों को आपके स्किल्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मैंने जैसे भी आपको इंट्रोडक्शन बताया कि मेरी एक अपनी इंडस्ट्री है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल जो होती है वो ऑलमोस्ट एक जैसी ही सब जगह काम करती है। तो आई हैव ए वेरी लॉन्ग एंड वाइड एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा, जो सोशल काम हम करते हैं उसमें भी हमको एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत तो उसमें भी पड़ती है। I am associated with RWA C1 for 10 years and I am continuously the president of RWA C1 for around 6 years, every year with election. Not just that I am the president, I am continuing. And on the top of this, you must have seen, since you are also associated with the RWA, so you must have seen just 2 months before when I was appointed the returning officer to conduct the election of the Federation of RWA of Vasant Kunj. So my administrative skill has been shown there in how much transparent manner and with a satisfaction to all I have conducted the election of Federation. जो इलेक्शन 2012 में भी आपने देखे होंगे, उस समय तो शायद आप सेक्रेटरी भी थे अपने RWA के, आपने उस समय भी देखा होगा कि 2012 में किस तरीके से इलेक्शन हुए थे। जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर थे, मैं आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ हिज बैकग्राउंड, कि उनकी क्या बैकग्राउंड थी, उनका क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल थी, होगी बहुत अच्छी होगी, लेकिन दिस ऑल इज एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के साथ में एक मैनेजमेंट की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो आदमी को एरोगेंट भी बना देता है, लेकिन साथ में जब मैनेजमेंट होता है तो आदमी को बहुत सारी चीजें कंसीडर करनी पड़ती हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल तो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, लेकिन हमने मैनेज करना है। तो सर ये बताइए कि ये जो पोजीशन है इसके अंदर कई बार होता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव हो आप पब्लिक के इन द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो बाय डिफॉल्ट आपको बहुत सारी लोगों की तकलीफें या प्रॉब्लम्स सुननी पड़ेंगी। तो आपका कोई ऐसी चीज़ें बताएं विच विल शो दैट यू हैव गुड लिसनिंग एबिलिटी या लिसनिंग स्किल्स हैं आपकी, कि यू कैन लिसन टू पीपल्स प्रॉब्लम। देखिए, मैं सबसे पहले तो इसमें यह कहना चाहूंगा कि जो मेरा इस इलेक्शन को कंटेस्ट करने का जो ध्येय है, उसमें सबसे पहले तो मैं ये जरूर समझता हूं कि लोगों को प्रॉब्लम हो ही क्यों। जो आज अंबार लगा जाता है, कहीं भी MLA साहब जाते हैं, MP साहब जाते हैं, काउंसलर जाते हैं, या कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मंत्री जी जाते हैं, वह हजारों की तादाद में कंप्लेंट्स उनके पास आ जाती हैं और उनका डिस्पोजल बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरी सोच ये है कि वो जो अंबार हजारों और लाखों एप्लीकेशंस का कंप्लेंट्स का होता है, उसकी जरूरत ही ना पड़े। छोटे छोटे काम होते हैं वो ऑटोमेटिक हो जाए। और जहां तक मेरे एक एबिलिटी का सवाल है या मेरी एक क्वालिटी का सवाल है या किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की क्वालिटी का सवाल है कि उसकी लिसनिंग पावर कितनी है, तो मैं तो 10 साल से RWA में हूँ, सेक्रेटरी रहा हूँ, प्रेसिडेंट रहा हूँ। फेडरेशन के जब चुनाव कराए तो रिटर्निंग ऑफिसर था, तो कितने ही मेरे पास बम्बार्डमेंट क्वेश्चंस के हर महीने होते हैं, हर रोज होते हैं। सुबह 6 बजे शुरू हो जाता है, रात को 10 बजे तक चलता है। तो मेरा जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आदमी की बात सुनता हूँ, सुनने के बाद मैं सुनता शॉर्ट में ही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा लंबी कहानियों में विश्वास नहीं करता, ना तो मैं करता हूँ, ना मैं दूसरे की लंबी कहानी में विश्वास करता हूँ। मेरा तो सिर्फ ये है कि जब काम की बात हो रही है तो काम की बात करो, जब गॉसिप हो रही है तो अलग करो। तो
सुनने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं सबसे पहले तो ये चाहता हूँ कि किसी को ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़े, और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं उसकी बातों को ध्यान से सुनता हूँ। मैं RWA में हूँ, आई एम वन ऑफ द पॉपुलर प्रेसिडेंट इन RWA, और मैं सबकी बातें सुनता हूँ, और सिर्फ सुनता ही नहीं हूँ, उनका समाधान भी देता हूँ और तुरंत देता हूँ। सर, एक चीज़ तो हो गई लोगों की प्रॉब्लम सुननी, बहुत अच्छी बात है, आपने प्रॉब्लम सुन ली, बट द पॉइंट इज अगर इंसान की प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर नाम निकले तो सुनने का सिर्फ फायदा नहीं है। तो आप ये बताइए कि हाउ व्हाट इज योर एबिलिटी टू डील विद एंड गेट द जॉब डन। कि मान लीजिए अगर आपको दूसरे डिपार्टमेंट से बात करना है, हॉर्टिकल्चर हो गया, आपका दिल्ली सरकार हो गया, या MLA हो गया, MP हो गया, गवर्नर्स ऑफिस हो गया, तो हाउ वुड कैन यू टेल अस मोर अबाउट एनी कोऑर्डिनेशन दैट यू डन विद अदर डिपार्टमेंट्स विच विल शो दैट प्रॉब्लम आई और आपने यू टुक इट टू द लॉजिकल कंक्लूजन। देखिए, जो कोऑर्डिनेशन का सवाल है, कोऑर्डिनेशन तो हमने RW में रहते हुए RW के लेवल पे जो गवर्नमेंट एजेंसी हैं उनके साथ काफ़ी किया, और जहां जो अधिकारी हैं वो इस चीज़ को मानते हैं कि भाई अग्रवाल साहब इमीडिएट सॉल्यूशन चाहते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं अच्छी तरह कि अग्रवाल साहब यदि इमीडिएट सॉल्यूशन चाहते हैं तो अग्रवाल साहब उस चीज़ को भी समझते हैं जो उनकी परेशानी होती है। तो काम कराने की मेरे अंदर एबिलिटी है, कोऑर्डिनेशन की भी है, लेकिन यदि मुझे मेरी जनता जो मेरा वोटर है मुझे वोट देकर काउंसलर बनाता है, तो मुझे उन अधिकारियों के साथ उतने कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता नहीं है। मेरी कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ेगी दूसरे लेवल पे, दिल्ली सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ, जो केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के विभाग हैं उनके साथ, तो वो मैं करूंगा। और जहां तक कॉरपोरेशन का सवाल है, मैं तो RW में रहा हूं, मैंने बड़े नजदीक से देखा है हर चीज को। पार्षद के पास बड़ी पावर है, अधिकारियों को कोऑर्डिनेशन की जरूरत ही नहीं है, पार्षद का कहना ही काफी है, लेकिन कहने में कमी रह जाती है, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। सर, ये कहते हैं कि MCD की जो पोजीशन है ये पेड पोजीशन नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर एक इंसान आएगा जिसके पास अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, देन पीपल वुड बिलीव कि ऑब्वियसली उसकी रिक्वायरमेंट होगी, करप्शन बाय डिफॉल्ट आएंगी, ये चीज़ें हैं। तो आपका क्या सोर्स ऑफ इनकम रहेगा कि ऐसी चीज़ें ना हो? तो व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम, हाउ वुड यू बी एबल टू सपोर्ट एंड एट द सेम टाइम डू समथिंग विच डज नॉट पे एनी मनी? देखिए, मेरा राजनीति में जो आने का, राजनीति मतलब इसको राजनीति बोलते हैं, अगर मैं कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ रहा हूं तो राजनीति हो गई, वरना वैसे मेरा राजनीति ना तो मैं था, ना मैं चुनाव जीतने के बाद बनूंगा। मैं तो एक साधारण व्यक्ति आप लोगों के बीच का हूं, वही रहना चाहता हूं। बाकी जो आपने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया, ये मैं जगह जगह जाके बोला भी है लोगों को, कि आप ये समझिए कि जो कॉर्पोरेटर की कोई सैलरी भी नहीं, टाइम भी भरपूर चाहिए, क्योंकि लोगों की रोज की समस्याएं हैं, तो फिर क्यों इतनी होड़ लगी हुई है कॉर्पोरेटर बनने? क्या वजह है कि हम इतना पैसा खर्चा करते हैं कॉर्पोरेटर बनने के लिए, जबकि सैलरी तो हमको मिलनी नहीं, मिली भी नहीं आज तक। और यदि मान लिया किसी वजह से कोई ऐसा बिल पास हो भी गया तो उनको सैलरी मिली तो बड़ी कम होगी। तो फिर क्यों इतनी ज्यादा होड़ लगी है कि कॉर्पोरेटर बनना चाहते हैं? वही भ्रष्ट तंत्र, भ्रष्टाचार का तंत्र। जहां तक मेरा सवाल है सोर्स ऑफ इनकम का, मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि मेरा एक उद्योग है, पिछले 30-35 साल से मैं अपने उद्योग को चला रहा हूं, और मैं अब अपने 54 ईयर्स कंप्लीट कर लिया। 2 मेरे बच्चे हैं, मेरी बिटिया US में है, बेटा मेरा DU में पढ़ता है, और मुझे जितना प्रभु ने दिया है, मुझे भ्रष्टाचार तो क्या, मुझे तो किसी भी तरीके से गलत पैसे की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास संपन्नता है प्रभु की दी हुई, और अगर ना भी होती, मेरे पास कम भी होता, तब भी जो मेरे इधर कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ने का मेन मुद्दा तो ये है कि भ्रष्टाचार इसमें ना हो और भ्रष्ट लोग ना आए। सर, इसी से मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि एवरीबडी सेज दैट वी विल टैकल करप्शन या करप्शन खत्म कर देंगे, लेकिन आज तक मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए नहीं सुना कि कैसे करें। तो अगर आप कुछ वो शेयर कर सकें सर, कैसे खत्म कैसे होगा या कम कैसे होगा? देखिए, डिजिटल इंडिया की बात
हम कर रहे हैं, आज से नहीं। 1984 में जब राजीव गांधी जी आए थे तो उस टाइम एक टेक्नोलॉजी में काफ़ी रिवॉल्यूशन हुआ था, टेलीकम्युनिकेशन में, और वहाँ से चलते चलते आज हम यहाँ पहुँचे हैं 2014 में जब ये गवर्नमेंट बनी थी। तो इस गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को काफ़ी आगे बढ़ाया है कि भाई डिजिटल इंडिया होना चाहिए। उसके पीछे दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि डिजिटल इंडिया इसलिए होना चाहिए कि सर्विसेज आपको फास्ट मिलेंगी, इकट्ठी मिलेंगी, आपको इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन एक बहुत बड़ी पावर होती है। और दूसरी चीज़ जो आपने कही कि भ्रष्टाचार कैसे मिटाएंगे, तो मैं तो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट साउथ दिल्ली नगर निगम का चुनाव लड़ रहा हूं, और यदि मैं जीतता हूं, जो कि मुझे उम्मीद है कि मैं जीतूंगा, तो मैं भ्रष्टाचार मिटाने की बात सिर्फ अपने वार्ड 69S जो कि वसंत कुंज कहलाता है उसकी करूंगा। और उसमें करने के लिए जो मुझे लगता है कि जितना आप पब्लिक के साथ एडमिनिस्ट्रेशन में, सरकारी तंत्र में इंटरफेस कम करोगे, उतना भ्रष्टाचार कम होगा। क्यों हमें जरूरत पड़े कि हमारा एक कोई निवासी जो हमारे वार्ड का है वो डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट लेने निगम के कार्यालय क्यों जाए? क्यों ना उसको वो सर्विस उसके डोर स्टॉप पे नहीं तो कम से कम उसको वार्ड में तो वहीं मुहैया हो जाए, और जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो उसको मुहैया कराते होगा तो निगम सही। मैं समझता हूँ कि हर आदमी को पावर नहीं दी सकती कि तुम इश्यू कर दो। तो भ्रष्टाचार मिटाने का सबसे बढ़िया और जो सुगम तरीका है वो यही है कि इंटरफेस कम करना, लोगों से, अधिकारियों और जनता के बीच में मुलाकात कम करनी पड़ेगी, क्योंकि जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ये उनका काम है कि अधिकारियों से पब्लिक का काम करना। ठीक है सर, कई बार ये होता है कि ऑब्वियसली जो प्रॉब्लम्स है एमसीडी से रिलेटेड, सफाई का हो गया, वाटर ड्रेनेज का हो गया, प्रॉब्लम सबको पता है, सब कंप्लेन करने में नंबर 1 है। जो नए लोग आते हैं वो कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, मैं ठीक करूंगा। बट द पॉइंट इज आई वांट टू नो कि अगर जो काम हो रहा है आप उसको बेहतर कैसे करेंगे, और कौन सा काम है आपके ओपिनियन में जो नहीं हो रहा जो आप करेंगे? देखिए, ये निगम का चुनाव है, इसमें कोई पॉलिसी तो बननी नहीं। कोई बात करता है हम इसको सेल्फ रिलायंट बनाएंगे, आई डोंट नो कैसे बनाएंगे। कोई कहता है हम केंद्र सरकार से पैसा ज्यादा रिलीज कर देंगे, आई डोंट नो, अगर अब कर देंगे तो पहले क्यों नहीं किया। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मुझे नहीं पता कि वो क्या करेंगे। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि जो पैसा अवेलेबल है नगर निगम में, अगर वो सारा पैसा एक बखूबी तरीके से लग जाए और भ्रष्टाचार का उसमें कोई स्थान ना हो, तो ये जो नाली है, जो पेड़ों की प्रूनिंग है, जो सड़कों का मेंटेनेंस है, जो स्ट्रीट लाइट हैं, जो बरसात के बाद या बरसात के दौरान जो मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है, कभी बंदर आ जाते हैं, कभी कुत्ते आतंकी हो जाते हैं, यही तो काम है। कॉरपोरेशन तो दिल्ली में क्या, कहीं भी ग्राम पंचायत, कहीं भी नगर निकाय, कहीं भी नगर निगम, ये सब क्या है? ये सर्विस प्रोवाइडर है। और यदि ये सर्विस नहीं दे सकते, सर्विस की मेंटेन नहीं कर सकते, तो इनका फायदा क्या है? मैं तो बल्कि कहता हूं कि ग्राम पंचायत, नगर निगम और नगर निकाय जिसको बोलते हैं, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए। ये लोकल मुद्दे हैं, लोकल आदमी को आगे आने दो, उनको काम करने दो, वो वहाँ रहते हैं। हर जगह की लोकल प्रॉब्लम अलग तरह की होती है, जैसे भाषा बदलती है हर कुछ माइल्स के बाद में, इसी तरीके से लोकल प्रॉब्लम्स बदलती रहती है। तो लोकल लोगों को आगे आने दो, पब्लिक के बीच में बैठ के उनको काम करने दो। तो ये कोई बहुत बड़े मुद्दे हैं ही नहीं, मैं तो समझता हूँ कोई मुद्दे ही नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि इन लोगों को मतलब जनता को इन मुद्दों को लेके ये जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, मेरे तो ये समझ में नहीं आता। क्यों नहीं ऐसा तंत्र बनाया जाता है कि ये चीजें ऑटोमेटिकली बन जाएं और ऑटोमेटिकली हो जाएं। तो मेरे तो ये चीज समझ में नहीं आ पाती कि ये इतने कौन से बड़े मुद्दे हैं। हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, हर 5 साल के बाद ये वादे होते हैं, हम सड़कें बनवा देंगे, हम नाले साफ करवा देंगे,
हम पार्क मेंटेन करा देंगे, हम पेड़ों की प्रूनिंग करा देंगे। बोले ये मुद्दे आप भाई हर साल क्यों नहीं कराते, इनमें वादे करने की क्या जरूरत पड़ती है? सर ये कई बार लोग कहते हैं कि अगर आपका एमसीडी में जो कैंडिडेट है और जो एमएलए हैं अगर वो एक पार्टी के होंगे तो कोऑर्डिनेशन बेटर होगा। फिलहाल अगर आम आदमी पार्टी वाले बोलते हैं कि एमसीडी अलग पार्टी की थी तो आधे काम हम करा नहीं पाए, तो आप इस चीज़ से, बिकॉज आप आम आदमी पार्टी के नहीं और नरेश जी आम आदमी पार्टी के हैं, तो आप कैसे कोऑर्डिनेट करा पाएंगे ताकि ये काम अच्छे से होता रहे? एंड कैन यू प्रॉमिस कि कल को अगर आप आ जाते हैं तो आप नरेश जी के साथ काम करेंगे जो भी वो अप्रूव कर देंगे? देखिए, कुछ मैटर्स होते हैं पॉलिसी के, कुछ मैटर्स होते हैं एग्जीक्यूशन के। मैं इस बात का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता कि जिसकी सरकार दिल्ली में हो उसकी सरकार निगम में हो, या जिसकी सरकार निगम में हो उसकी सरकार केंद्र में हो। देखिए, या तो आप इलेक्शन रिफॉर्म्स लाइए और सीधी सी बात रखिए कि भाई तीनों ही 3 टियर डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है। एक लोकल बॉडी होती है जैसे हमारे नगर निगम है, दूसरा एक राज्य की सरकार होती है और तीसरा केंद्र की सरकार होती है। तो या तो आप इलेक्शन रिफॉर्म लाइए और बोलिए कि भाई हम तीनों इलेक्शन एक साथ कराएंगे, तो पब्लिक सोचेगी कि भाई हाँ तीनों जगह एक ही पार्टी के लोगों को बैठाओ, जिससे कि भाई ये ना कह सकें, बहाना ना लगा सकें कि भाई हम ये आपका काम इसलिए नहीं करा पाए कि हमें उसने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन जब ये डेमोक्रेसी में ये चीज़ इलेक्शन रिफॉर्म्स में नहीं है, और हम सबको मालूम है कि भाई आज नगर निगम के चुनाव हैं, 2 साल पहले 2015 में दिल्ली सरकार के थे, 2014 में केंद्र सरकार के थे, तो इसको छलावे के अलावा मैं कोई नाम नहीं देता। ये झूठ है और प्योर झूठ है। आज आप कह रहे हैं नगर निगम में हमारी सरकार बनवा दीजिए, दिल्ली में ऑलरेडी हमारी है, हम आपके काम बखूबी कर देंगे। अभी जब नगर निगम में अगर आप उनकी सरकार बनवा देते हैं तो ये सरकार चलेगी 2022 तक नगर निगम की, और दिल्ली सरकार के चुनाव होंगे 2020 में। तो फिर ये छलावा करेंगे कि भाई हमें दिल्ली सरकार में भी जिता दीजिए क्योंकि हम निगम में हैं। जब 2019 में केंद्र के चुनाव होंगे तो ये बोलेंगे भाई हमें केंद्र में भी सरकार बनाओ, नहीं तो हम कैसे काम करेंगे। ये आपका निकम्मापन नहीं है तो और क्या है? अरे जो आपको जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी दी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक आदमी को जिम्मेदारी दी जाती है। कोई आदमी ये कहने लगे कि मुझे सारी ही जिम्मेदारी दोगे तभी मैं काम करूंगा, अदरवाइज मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो ये उसका झूठ और झूठ और झूठ है, इसके अलावा कुछ नहीं। सर एक आखिरी सवाल कि ये चीज़ तो है कि ऑब्वियसली यू आर अ गुड कैंडिडेट एंड यू वुड फील दैट यू आर द बेस्ट कैंडिडेट। व्हाट आई वांट यू टू शेयर कि कैसे आप बाकी, आई नो कि वी शुड टॉक बैड अबाउट अदर्स, बट आपके मुकाबले बाकियों से आप कैसे बेहतर हैं, तो आपको ही क्यों चुना जाए? बाकी लोग भी तो बहुत अच्छे हैं। सर देखिए, मुझे इसलिए चुना जाए, अगर हम थोड़ा बैक में जाते हैं अपनी जिंदगी के, आज मैं दिल्ली में रहता हूँ, बट आई वॉज नॉट बोर्न इन दिल्ली। एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश। एंड हमारा देश का जो एक बेसिक फाइबर है वो इसी तरीके से है कि मोस्ट ऑफ पीपल हैव कम फ्रॉम रूरल एरिया। शहर तो बाद में बने। मुझे चुना इसलिए जाए कि लोकल बॉडी है, मैंने आपको बार बार यही बताया है कि लोकल बॉडी है, इसमें जनता से हमारा बिल्कुल जैसे कहते हैं ना रूह का संबंध है। रोज उन बरसात होगी, नाली रुकेगी, सड़कें टूटेंगी, बरसात के बाद पेड़ की जो ग्रोथ है वो बढ़ती है, उसके बाद सर्दी आती है, धूप चाहिए। तो ये जो चीजें हैं इसका जो अनुभव मेरे पास है आरडोबे में रहते हुए। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, अभी तो खैर परिवार बड़े छोटे हो गए, एक बच्चा होता है, 2 बच्चे होते हैं। जब परिवार बड़े थे तो अगर 4 बच्चे होते थे परिवार में, तो जो बच्चा शिक्षित हो जाता था ज्यादा, भले ही वो परिवार में छोटा होता था, तो उसकी बात को मानने के लिए परिवार कहता था कि भाई ही हैज ए बेटर स्किल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, द प्रॉब्लम, तो हम इसकी बात को सुनते हैं। मैं देखिए 10 कैंडिडेट इस चुनाव मैदान में वार्ड नंबर 69 से हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टी के हैं, कुछ इंडिपेंडेंट हैं, कुछ नेशनल पार्टी हैं, कुछ आपकी पार्टी हैं, कुछ अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, जैसे और मैं बेटर कैंडिडेट इसलिए हूं कि निगम के चुनाव में मैं इंडिपेंडेंट हूं, मुझे आपका काम करवाने के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, मेरा फैसला मेरा खुद का। और
दूसरे जो पार्टी के कैंडिडेट्स हैं उनको हाई कमान से डिक्टेट भी लेना पड़ेगा, उनको ये भी देखना पड़ेगा, उनको ये भी समझना पड़ेगा कि उनको क्या बोलना है, उनकी पार्टी किस विचारधारा से चल रही है। मुझे विचारधारा पे नहीं जाना है, मुझे विकास देखना है, मुझे भ्रष्टाचार को मिटाना है, मुझे वार्ड को साफ सुथरा बनाना है, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अभी सज्जन एक सुबह किसी ने मेरे को सवाल किया कि भाई फंड तो 50 लाख ही होते हैं कॉर्पोरेटर के, तो आप 50 लाख में इतना बड़ा वार्ड है कैसे चलाओगे? तो मैंने उनको जवाब दिया कि भाई साहब, शायद आप इस बात को नहीं समझते कि ये जो कॉर्पोरेटर के फंड कैसे बने। जब आज़ाद हिंदुस्तान था, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, तो कॉर्पोरेटर के फंड नहीं थे, एमएलए के फंड नहीं थे, एमपी के फंड नहीं थे। धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़े और ये भ्रष्टाचार आगे बढ़ा, तो इन लोगों को भी फंड दे दिया। कभी आप अपने बने हो तो कुछ तो बनाओ। तो उस फंड तो उस लिए है, और उस फंड में से कैसे होता है वो सब जानते हैं। आपकी पहचान है, आपको दे देंगे। अनप्लान्ड, बल्कि मैं कहता हूँ कि विकास होता है। आपके घर के सामने गली ऊंची हो गई, पड़ोसी की रह गई। अरे फंड तो सबसे बड़ा फंड तो निगम के पास प्रोजेक्ट का है, लोकल फंड होता है जिसको हम क्या लोकल एरिया फंड बोलते हैं। बहुत फंड है, और मैं बेटर कैसे नहीं हो सकता। मैं देखिए सबसे ज़्यादा शिक्षित हूँ, मैं सबसे ज़्यादा, मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है, मेरे पास मैनेजमेंट की डिग्री है, मैं मैनेजमेंट करना जानता हूँ, मैं अपनी इंडस्ट्री को चलाता हूँ, तो मेरे को सारी चीज़ें मालूम है किस चीज़ की कब जरूरत पड़ेगी होगी कि मेरी चीज़ ना रुके। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि निगम ही उसी तरीके से क्यों ना चले कि यदि हमें हमारी गली ग्रेटिंग टूट गई है तो गली ग्रेटिंग के लिए हमें 3 महीने क्यों इंतजार करना पड़े, क्यों ना ही अभी टूटी तो अभी आके लग जाए। तो मैं दूसरे से बेटर कैंडिडेट तो हूँ, ये तो सारे कैंडिडेट भी मानते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ी चीज़ जो उनके पास है, उनके पास पार्टी का सिंबल है, मेरे पास जनता का सिंबल है। अब जनता से मैं यही अपील कर रहा हूँ कि आप अपने सिंबल पर वोट ईवीएम का बटन दबाइए, मुझको विजय बनाइए। मैं तो सबसे बड़ी चीज़ इसी के ऊपर लेके चल रहा हूँ कि जनता अपने कैंडिडेट को जरूर विजयी बनाएगी आने वाली 23 अप्रैल को। आपका शुरुआत में हमने सिंबल की बात शायद की थी, आपका सिंबल क्या है? मेरा सिंबल है, जो सभी को मालूम है, एक क्रिकेट वाला बैट है, और मैंने ये बैट इसीलिए लिया है कि मुझे जनता वोट दे दे और जिता दे तो मैं उनको, जनता को नहीं दिखाऊंगा, जनता को मैं परफॉर्म करूंगा, मैं उन कैंडिडेट्स को दिखाऊंगा कि देखो बैटिंग कैसे होती है, हमें आउट नहीं होना है। Thank you very much for your time, and we hope we have maximum people turn out and record turnout हो, काफी अच्छा इलेक्शन किया। Thank you very much for your time, sir. Thank you.